अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सच बयानी में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ रहे खुश व आबाद रहें, आमीन। आज की कहानी है 17वां मुसाफिर। रशीद खान उर्फ शीदा एक माहिर ड्राइवर था। वो एक प्राइवेट कंपनी की बस चलाता था। इसका रूट रावलपिंडी से एबटाबाद और वहाँ से रावलपिंडी आने का था। वो वक्त का पाबंद था। कभी इसने बस को लेट नहीं होने दिया था। वो मुकर्रर वक्त पर बस अड्डे से निकलता और मुकर्रर करदा वक्त में एबटाबाद पहुंच जाता। बाज़ औक़ात रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक होने की सूरत में वो बस को तेज़ी से चलाता था ताकि वो मुकर्रर वक्त में एबटाबाद पहुंच जाए। वो अपनी इस कोशिश में अक्सर कामयाब रहता था, हालांकि ये कोशिश नहायत ही ख़तरनाक होती थी। बाज़ औक़ात सवारियां भी एतराज़ करती थीं कि वो ओवर स्पीड ना करे, मगर वो किसी की भी ना सुनता और बस को तेज़ी से भगाता रहता। बस के मालिकान इससे खुश रहते थे, इसलिए वो किसी और की परवाह ना करता था। वो 12 साल कबल रावलपिंडी से एबटाबाद जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक जाम की वजह से बस काफ़ी लेट हो गई और जब इसे रास्ता मिला तो इसने लेट निकालने के लिए बस की रफ्तार बढ़ा दी। वो बस सड़क का सीना चीरते हुए तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी कि बस एक खातून की कार से टकरा गई और कार उलटकर एक गड्ढे में जा गिरी। इस खातून का सफ़ेद लिबास इसके अपने खून से तर हो गया और वो मौके पर ही जा बहक हो गई। इसने बस को रोका तो सही, मगर सिर्फ चंद लम्हों के लिए, और वो भी मुसाफिरों के इसरार पर। फिर वो बस को वहां से तेजी से भगा कर ले गया। एबटाबाद पहुंचकर इसने बस को अड्डे पर पहुंचकर बस खड़ी की और लारी अड्डे के इंचार्ज को बस की चाबी देकर वहां से फरार हो गया। शीदे के कुछ दोस्त कराची में थे। वो इनके पास जा पहुंचा और वहां कुछ अरसे रुपोश रहा। जब हालात बेहतर हुए तो इसने कराची में बस चलानी शुरू कर दी। 12 साल कराची में गुजारने के बाद उसने वापस रावलपिंडी आने का इरादा किया। यहाँ आकर इसने अपनी टोयोटा वैगन खरीद ली और फिर से इसी रूट यानी रावलपिंडी से एबटाबाद पर चलानी शुरू कर दी। अब चूंकि वैगन इसकी अपनी थी, इसलिए एक तो वो नहायत एहतियात से ड्राइविंग करता था और दूसरा वो एक फेरा फालतू भी लगा लेता था, जिसे वो आखिरी फेरा कहता था। इस आखिरी फेरे में अमूमन रात के 12 बज जाते थे और इस फेरे में कंडक्टर इसके साथ ना होता था। उस रात जब वो वैगन स्टैंड पर पहुंचा तो वो बहुत खुश था कि आज इसका ये आखिरी फेरा है जो एबटाबाद से रावलपिंडी का था। ये फेरा लगाकर इसने घर जाकर आराम करना था। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। जब इसने वैगन स्टैंड पर जाकर वैगन रोकी तो मुसाफिर इससे बाहर निकले। चंद मुसाफिर इस वैगन के इंतजार में वैगन स्टैंड के एक कोने में खड़े थे। चुनाचा जैसे ही शीदे के वैगन मुसाफिरों से खाली हुई, तकरीबन इसी वक्त वो नए मुसाफिरों से भर गई। शीदे ने नजर घुमाकर पीछे निगाह डाली। पीछे की तमाम सीटें मुसाफिरों से पुर हो गई थी। सिर्फ इसकी अपनी सीट के साथ फ्रंट सीट खाली थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि फ्रंट सीट पर 2 मुसाफिर आ जाएं तो वो वैगन लेकर चल पड़े। इसी वजह से वो नीचे नहीं उतर रहा था। इतने में एक तरफ से एक शख्स आया और आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। इसने इशारे से दोनों सीटें रखने को कहा तो शीदा खुश हो गया। यूं भी मिलते हैं मुसाफिर फटाफट, इसने जी ही जी में खुश होते हुए अपने आप से कहा और मुसाफिरों से किराया वसूल करने लगा। फ्रंट सीट वाले ने 2 सवारियों का किराया दिया था। सब सवारियां रावलपिंडी की थीं। वैगन की तमाम नशिस्तें पुर हो गई थीं। बाहर और कोई भी मुसाफिर मौजूद न था। इसे ड्राइविंग करते हुए 20 साल हो गए थे, मगर ऐसी सूरत कभी पैदा नहीं हुई थी कि वैगन की सारी नशिस्तें भी पुर हो जाएं और बाहर स्टैंड पर कोई और मुसाफिर भी मौजूद ना हो। चुनाचे इसे स्टैंड पर आए 5 मिनट भी ना गुजरे थे कि वो आखिरी फेरे के लिए वैगन मुसाफिरों से भरकर वहां से निकल आया। ट्रैफिक के हजूम से निकलकर इसने वैगन की रफ्तार बढ़ाई और बड़े इत्मीनान से मंजिल मकसूद की तरफ जाने वाली सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। सर्दियों का आगाज हो चुका था। वो रात गजब की तारीख थी और हवा भी नहीं चल रही थी। सामने सड़क पर वैगन की हेडलाइट से निकलने वाली तेज रोशनी थी और वैगन के पीछे तारीकी में बैठे हुए 16 मुसाफिर सायों की तरह खामोश और बेहिस्सो हरकत बैठे थे।
गाहे गाहे वैगन की हरकत के साथ उनके सर जरूर हिल जाते थे, जिससे ये मालूम हो जाता था कि वो मिट्टी के बेजान बुत नहीं है बल्कि जीते जागते इंसान है। शीदे के साथ फ्रंट सीट पर बैठा हुआ मुसाफिर खामोशी से बाहर एक सिमत मुसलसल घूर रहा था। मुसाफिरों की ये खामोशी शीदे को बुरी तरह खल रही थी। उसने सोचा कि इन मुसाफिरों को इस हालत में देखकर हर शख्स यही समझेगा कि मैं इन्हें किसी जनाजे में शामिल होने के लिए ले जा रहा हूँ। आबादी का आखिरी घर भी गुजर गया था और अब वैगन सड़क के दोनों तरफ लगे हुए बुलंदो बाला दरख्तों के दरमियान दौड़ रही थी, मगर अभी तक किसी मुसाफिर की जबान से एक लफ्ज तक ना निकला था। क्या निराले मुसाफिर हैं ये भी, शीदे ने दिल में कहा। लगता है इन सब ने या तो गूंगे का गड़ खा रखा है या फिर ये ना बोलने की कसम खाए हुए हैं। अचानक इस गंभीर खामोशी में पिछले हिस्से की तारीकी से एक आवाज उभरी, उस्ताद हमें यहाँ उतार दो। शीदे ने कमाल अतात और फरमाबरदारी से वैगन की रफ्तार कम करके ब्रेकें लगाईं। वैगन से दो आदमी बाहर निकले और अंधेरे में गायब हो गए। अजीब बात है, शीदे ने दोबारा वैगन स्टार्ट करते हुए अपने आप से कहा, यहाँ तो कोई चौराहा या न स्टॉप और ना ही करीब कोई आबादी है। पता नहीं इन दोनों को कहाँ जाना था जो यहाँ उतर गए। वैगन दोबारा सड़कों के दोनों तरफ लगे हुए बुलंदों वाला दरख्तों के दरमियान दौड़ने लगी। सिवाय वैगन से उतरने वाले मुसाफिरों के और किसी मुसाफिर की जबान से अभी तक एक लफ्ज भी अदा ना हो रहा था। शीदा फिर सोचने लगा कि ये मुसाफिर भी कैसे अजीब मुसाफिर हैं जो यूं चुपचाप और ना बोलने की कसम खाए बैठे हैं। 5 मिनट बाद फिर एक आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया, उस्ताद हमें यहाँ उतरना है। शीदे के पांव फिर ब्रेक की तरफ बढ़े। वैगन आहिस्ता होते हुए रुक गई। पिछले हिस्से से दो आदमी दरवाजा खोलकर बाहर निकले और फिर दरवाजा बंद करके अंधेरे में गायब हो गए और वैगन फिर आगे रवाना हो गई। पता नहीं इन मुसाफिरों को कहाँ जाना था। यहाँ तो आसपास कोई आबादी ही नहीं। खैर हो सकता है कि हो आबादी यहीं कहीं। अंधेरे में क्या पता चलता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। शीदे ने सोचा। एक छोटी सी कार खासी तेज रफ्तार के साथ वैगन के करीब से गुजरी। इस कार के गुजरने से शीदे को अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ, बिल्कुल ऐसा इत्मीनान जो रात के अंधेरे में अकेले सफर करने वाले को किसी और मुसाफिर साथी के मिल जाने पर होता है। इसने इत्मीनान के साथ इस लम्हे में मुड़कर पीछे निगाह डाली। वैगन के पिछले हिस्से में 12 मुसाफिर खामोश सायों की तरह बैठे थे और वैगन की जो हरकत से इनके गाए गाए हिलते हुए सरों के अलावा इनमें जिंदगी कोई और अलामत नजर न आ रही थी। जब दूसरी कार गुजर गई तो शीदे ने महसूस किया जैसे रात की स्याही कुछ और बढ़ गई हो और सड़क पहले से कहीं ज्यादा तारीक और बदसूरत नजर आने लगी है। 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि शीदा फिर एक मुसाफिर की आवाज पर चौंक उठा। ड्राइवर मुझे यहाँ उतरना है। ये आवाज हूबहू पहले 2 मुसाफिरों जैसी थी। शीदे ने वैगन रोकी और जब 5वां और 6ठा मुसाफिर बाहर निकलकर और दरवाजा बंद करके अंधेरे में गायब हो गया तो इसने खिड़की से सर निकालकर बाहर तारीकी में किसी आबादी के आसार देखने की कोशिश की, मगर बाहर इतनी तारीकी थी कि इसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुमकिन था कि करीब ही कहीं कोई छोटी मोटी आबादी हो और यह भी मुमकिन था कि इस जगह दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक न हो। शीदे ने दोबारा गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और साथ ही वो सोचने लगा, ये मुसाफिर या तो इसके साथ कोई शरारत कर रहे हैं या इनका मकसद कुछ और है। हो सकता है कि वो मुझे लूटना और मेरी दिन भर की कमाई हथियाना चाहते हों। इन सब ने पिंडी तक का किराया अदा किया हुआ है, मगर ये अपने किराए के मुताबिक सफ़र तय किए बगैर यहाँ वहाँ वीरान और बेआबाद जगहों पर क्यों उतरे जा रहे हैं। अब के वैगन चली तो निहायत तेज रफ्तारी के साथ फासला तय करते हुए सड़क पर दौड़ती रही। शीदे ने सोचा कि अगर रुके बगैर इसी तरह और इसी रफ्तार से फासला तय करती रही तो वो मुकर्रा वक्त पर पिंडी पहुंच जाएगा। और एक बार फिर पीछे से आवाज आई, ड्राइवर हम यहाँ उतरना चाहते हैं। शीदे ने इस बार सर बाहर निकालकर उतरने वाले दोनों मुसाफिर को देखने की कोशिश नहीं की और वो वैगन के अकबी हिस्से की तरफ नजर डाली। ऐसा न करना ही इसके लिए बेहतर था
ताहम इसने गोशा चशम से फ्रंट सीट पर बैठे हुए मुसाफिरों की तरफ देखा और सोचा कि ये मुसाफिर भी इन्हीं का साथी है, आखिर ये कोई बात क्यों नहीं करता। मगर वो फ्रंट सीट का मुसाफिर बार बार बाहर दूर दूर तक फैले हुए अंधेरे को देख रहा था और ऐसा करते हुए इसने एक बार भी अपना सर तक ना हिलाया था। कैसी मनहूस दिखाई दे रही है ये तारीक सड़क भी, शीदे ने ज़ेरे लब कहा। और जब फिर वैसी ही आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक गया। उस्ताद, हमें यहाँ उतार दो। इसने जी ही जी में इन अल्फाज की नकल उतारी और जब वैगन के पिछले हिस्से से यही अल्फाज बिल्कुल पहले उतरने वाले मुसाफिर के लबो लहजे में दोहराए गए तो इसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। 9वां और 10वां मुसाफिर उतर गए और वैगन फिर तारीकी में डूबती हुई सड़क के सीने पर दौड़ने लगी। अब के शीदे ने इधर उधर देखने और ये मालूम करने की जहमत ही नहीं की थी कि वहाँ कोई आबादी है या नहीं। इसे अगरचे इसका एहसास नहीं था, मगर वो वैगन को इतनी तेज़ रफ्तारी से चला रहा था कि इससे पहले इसने कभी वैगन की रफ्तार इस हद तक नहीं बढ़ाई थी। 10 मुसाफिरों का बोझ कम हो जाने के बाद वैगन कुछ हल्की हो गई थी और शीदा हैरान हो होकर सोच रहा था कि वैगन में जितने मुसाफिर कम होते जाते हैं, मुझे अंदर ही अंदर इतना खौफ क्यों महसूस होता जा रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, फिर आज क्या बात है। वो बराबर फिर किसी मुसाफिर की आवाज़ पर कान लगाए बैठा था और जब आवाज़ आई तो वो अपने नशिस्त पर उछल सा पड़ा और इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ड्राइवर, हमें यहाँ उतरना है। और फिर 11वां और 12वां मुसाफिर वैगन से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में गायब हो गए। पहले मुसाफिरों की तरह ये मुसाफिर भी ऐसी जगह उतरे थे जहाँ कोई रास्ता और कोई आबादी ना थी। पीछे बैठे हुए बाकी मानदा 4 मुसाफिर अब भी सायों की तरह खामोश और चुपचाप बैठे थे। फ्रंट सीट पर बैठे हुए मुसाफिर ने भी ना तो अपनी जगह से हरकत की थी और ना ही अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकाला था। वो तो बस सामने दूर तक फैले हुए अंधेरे को घूरे जा रहा था। काश मुझे इस सड़क पर से गुजरती हुई 2-4 गाड़ियाँ और नज़र आ जाएं, शीदे ने दिल ही दिल में तमन्ना की। गाड़ी तो इससे कोई नज़र नहीं आई, मगर मुसाफिर की वही आवाज़ गूंज उठी, ड्राइवर, वैगन रोको, हमें उतरना है। ये आवाज़ अब शीदे के लिए नामानूस नहीं रही थी, मगर इस मौके पर ना जाने क्यों ये आवाज़, बार बार आने वाली आवाज़, इसे पागल कर देने वाली थी। इसने फिर वैगन रोकी। 2 मुसाफिर वैगन से उतरे और दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में गायब हो गए। शीदे ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर से वैगन आगे बढ़ा दी। 17 में से 14 निकाले तो बाकी 3 बचते हैं। शीदे ने दिल ही दिल में हिसाब लगाते हुए अपने आप से कहा, अगर ये किसी शरारत पर उतर आए तो मैं अकेला ही इन तीनों को बड़ी आसानी से संभाल सकता हूँ। मगर काश ये फ्रंट सीट पर बैठा हुआ मुसाफिर पहलू ही बदल दे, बाहर निकल जाए या अपनी ज़बान से 2 लफ्ज़ निकाल ले, चाहे ये 2 लफ्ज़ मेरे लिए काफ़ी ही क्यों ना हो। वैगन तारीक रात में अंधेरी सड़क पर तेज़ रफ्तारी से दौड़ती रही। अब इसमें सिर्फ शीदा ड्राइवर, पीछे बैठे हुए 2 साए या फिर फ्रंट पर बैठा हुआ वो मुसाफिर जो बराबर बाहर दूर तक फैले हुए अंधेरे को देख रहा था। शीदे ने स्टीयरिंग व्हील अपनी गिरफ्त कुछ और मजबूत कर ली, क्योंकि एक अनजाने से खौफ के एहसास के साथ इसके सर के बाल खड़े होने लगे थे। पिछले हिस्से में बैठे हुए दोनों साए एक हरकत करने लगे थे, शायद वो भी उतरने का इरादा कर रहे थे। और फिर वही हुआ, वही आवाज़ शीदे को बदहवास कर गई, ड्राइवर, हमें यहाँ उतरना है। इस आवाज़ का लहजा भी बिल्कुल पहले उतरने वाले मुसाफिरों जैसा ही था, ज़रा भी फ़र्क नहीं था। अब इन आवाज़ों से शीदों को नफ़रत के साथ साथ अजियत भी महसूस होने लगी थी। वो दोनों मुसाफिर साथ बाहर निकले और फिर इनकी आवाज़ आई, शब्बा खैर। क्या? शीदे ने कहा और इसका मुंह हैरत से खुल गया। 15वीं और 16वीं मुसाफिरों की ज़बान से अदा होने वाले इन 2 अल्फाज ने शीदे को गैर मामूली तौर पर चौंकाते हुए खौफज़दा सा कर दिया। हालांकि इन अल्फाज में कोई गैर मामूली बात ना थी। जैसे ही वो दोनों मुसाफिर अंधेरे में गायब हुए, वैगन फिर पहली सी रफ्तार से दौड़ने लगी, मगर शीदा बहुत ही उलझा हुआ था। 16 मुसाफिर उतर गए थे और अब एक मुसाफिर रह गया था जो फ्रंट सीट पर बैठा था। शीदा खौफजदा होकर सोचने लगा, अगर इन 16 मुसाफिरों में रास्ते ने ही उतरना था तो उन्होंने पंडी तक का किराया क्यों दिया और फिर वो 2-2 की टोली में क्यों उतरे? कहीं भी अकेला मुसाफिर नहीं उतरा।
وہ 3 اکٹھے ہو کر اتر سکتے تھے اور اس سے زیادہ بھی، مگر 2 کر کے اترنا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا، اور پھر آخری 2 مسافروں کا شب خیر کہنا اسے خوفزدہ سا کیوں کر گیا ہے۔ اکثر مسافر جاتے ہوئے شب خیر کہا کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ الفاظ 16ویں مسافر نے ادا کیے تھے اور باقی 15 مسافر سارا راستہ بالکل خاموش بیٹھے رہے تھے، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ الفاظ بظاہر عام اور معمولی ہونے کے باوجود کوئی غیر معمولی اور پراسرار مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ 17 میں سے 16 گئے، باقی رہا ایک۔ شیدے نے جیسے اپنے آپ کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا، مگر یہ ایک کیا شے ہے، اس کے کیا ارادے ہیں؟ پھر جیسے شیدے کے ذہن میں اٹھتے ہوئے ان سوالوں کے جواب میں فرنٹ سیٹ کے مسافر نے ایک گہرا سانس لیا اور سامنے تاریکی کی طرف سے نظریں ہٹا لی۔ مسافر کے چہرے کا رخ ذرا سا اس کی طرف ہوا تو شیدے کو معلوم ہوا کہ اس نے اس چہرے کو اس سے پہلے کہیں بھی اور کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک صاف اور زرد سا چہرہ تھا جس کی سیاہ آنکھیں کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھیں۔ مسافر نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور پھر پہلی دفعہ اس کی زبان کھلی، کالا قبرستان کتنی دور ہے؟ شیدہ چونکتے ہوئے اچھل سا پڑا۔ گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے ویگن کی رفتار بڑھا دی۔ 5 میل۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کا سفر تو خوب مزے سے کٹ رہا ہے نا؟ جواب میں فرنٹ سیٹ والے مسافر نے زوردار قہقہ لگایا، ہا ہا ہا، تم گاڑی ذرا تیز چلا رہے ہو شیدے استاد۔ شیدہ مسافر کا قہقہ سن کر گھبرا گیا، اگرچہ قہقے کی آواز ویگن کے چلنے کی آواز میں ڈوب گئی تھی، پھر بھی وہ قہقہ سے ڈراؤنا اور پراسرار محسوس ہوا، اور مسافر کی زبان سے اپنا نام سن کر تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ حالانکہ کسی اور مسافر کی زبان سے اپنا نام سن کر اس نے آج تک ایسا محسوس نہیں کیا تھا جو اس وقت وہ بری طرح محسوس کر رہا تھا کہ اسے کچھ کرنا یا کچھ کہنا ضرور چاہیے ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا تم اپنا تعارف کرا دو کیونکہ ہم دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں اس وقت۔ جیسے تمہاری مرضی، مسافر نے بڑے آرام و سکون سے کہا، مجھے موت کہتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، موت؟ مسافر نے دوبارہ کہا۔ شیدے نے بریکوں کی طرف پاؤں بڑھایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ مسافر مذاق کر رہا ہے، مگر جب مذاق خطرناک ہو تو پھر مذاق کہاں رہتا ہے؟ نہیں، مسافر نے جیسے اس کی سوچوں کو پڑھتے ہوئے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، میری کوہنی کے نیچے تمہیں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے؟ شیدے نے مدھم روشنی میں مسافر کی کوہنی کے نیچے نگاہ ڈالی۔ مسافر کے سینے پر بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک آٹومیٹک پستول کی نال ذرا سی باہر نکلی ہوئی تھی۔ چلو مان لیا، شیدے نے جیسے بے بسی سے کہا، تمہارا نام موت ہے، یہی کہا تھا نا تم نے؟ چلو میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے تم قبرستان کا پوچھ رہے تھے، شاید تم قبرستان ہی جا رہے ہو۔ بالکل بالکل، مسافر نے کہا، یہی وجہ ہے کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ ایک خوفناک سی سنسنی شیدے کے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ ہم؟ اس نے اپنی حیرت پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے تو معلوم نہیں کہ مجھے وہاں کسی نے بلایا ہے۔ تمہیں اسی وقت بلا لیا گیا تھا جب میں نے اس سفر کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو اس سفر کا منصوبہ تم نے بنایا تھا؟ کیا خوب! کیا وہ مسافر تمہارے اس منصوبے کے مطابق راستے میں ویران اور بے آباد جگہوں پر اترے تھے؟ ہاں، تم بالکل ٹھیک سمجھتے ہو رشید خان، مسافر نے بڑے اطمینان سے کہا، تاکہ ہم دونوں اکیلے سفر کر سکیں اور ہماری باتیں سننے والا یا ہمیں دیکھنے والا کوئی تیسرا آدمی اس گاڑی میں موجود نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے مسافر نے اپنے پیر نیچے ویگن کے فرش پر آہستہ آہستہ مارتے ہوئے تھپ تھپ کی آواز پیدا کرنی شروع کر دی۔ تھپ تھپ کی آواز حیرت انگیز طور پر ویگن کے چلنے کی آواز سے ہم آہنگ تھی۔ شیدے نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہاتھ ہی نہیں، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اپنے کانپتے ہوئے جسم اور کانپتی ہوئی مگر غصے بھری آواز کے ساتھ اس نے کسی قدر چیختے ہوئے کہا، اگر تمہارا نام واقعی موت ہے تو تم ایک بار نہیں 100 بار اور بڑے شوق سے قبرستان جاؤ، لیکن یہ تو بتاؤ ذرا کہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی وہاں کیوں لے جانے پر اصرار کر رہے ہو؟ کوئی تک ہے اس بات کی؟
اگر تمہارے ہاتھ میں اس پستول کی بجائے کوئی خنجر وغیرہ ہوتا تو پھر میں بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لیتا کہ ہم دونوں وہاں جاتے ہیں یا نہیں۔ موت نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو فریب دیا ہے، مسافر نے بڑے آرام سے جواب دیا، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تم کو ذرا ایک منٹ کے لیے کچھ سوچنا اور غور کرنا چاہیے، یہ دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارے وہاں یعنی قبرستان جانے کی معقول وجہ ہے یا نہیں۔ یہ تم کیا ہوا میں تیر چلا رہے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ کیا یاد ہونا چاہیے؟ یہی کہ تم نے کیا کیا تھا۔ مسافر نے یہ الفاظ سن کر شیدے کا دل یوں زور سے دھک دھک کرنے لگا کہ جیسے ابھی اس کی پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ویگن کے چلنے سے پیدا ہونے والے شور کے باوجود اسے اپنے دل کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی، اور ویگن اگرچہ سڑک پر پوری تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور وہ اس کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اس کے باوجود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سڑک کی خوفناک تاریکی کے درمیان ویگن ایک دم ساکن اور بے حس و حرکت ہو گئی ہے۔ تو تمہیں بالکل یاد نہیں آ رہا؟ بالکل نہیں، شیدے نے کہا۔ بات کیا ہے؟ اب قبرستان کتنی دور ہے؟ تقریباً 3 میل، شیدے نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ اور تمہیں اب بھی کچھ یاد نہیں آ رہا؟ شیدے نے تنگ آ کر کہا، نہیں، آخر تم ہو کون؟ تم بھول گئے ہو، مسافر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں یکایک ایک بلی کی آنکھوں کی طرح چمکنے لگیں۔ میرے اللہ، کاش میں بھی بھول سکتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، میں تو بھول نہیں سکا اور تمہیں یاد تک نہیں آ رہا۔ لیکن وہ بات کیا ہے جو تمہارے کہنے کے مطابق مجھے یاد نہیں آ رہی؟ تو سنو۔ فرنٹ سیٹ کے مسافر نے کسی قدر مضطرب انداز سے اور گویا اپنی اندرونی کیفیت کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آج سے 10 سال پہلے جب تم یہاں بس چلایا کرتے تھے تو تم نے ایک خاتون کی کار کو ٹکر مار دی تھی۔ کار الٹ کر ایک گڑھے میں جا گری تھی، مگر تم وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس بات کا تم سے یا تعلق ہے؟ تو گویا تم نے وہ حرکت کی تھی۔ ہاں، شیدے نے جیسے بے دلی سے کہا، مگر اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ اس خاتون کا کیا بنا؟ اس کی کار الٹ کر گڑھے میں گر گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ خاتون بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ مگر وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ عزیزہ تھی یا کچھ اور؟ وہ میری زندگی تھی، وہ میرا سب کچھ تھی۔ مسافر نے یہ کہتے ہوئے ایک مجنونہ انداز میں شیدے کی طرف دیکھا، پھر 2-1 لمحے کے لیے خاموش رہ کر جیسے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بہت پہلے مر گیا ہوتا۔ موت نہ جانے کتنی بار میرے قریب سے ہو کر گزر جاتی رہی، لیکن میں اس کی خاطر یا اس کی وجہ سے زندہ رہا۔ میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود میں مرا نہیں، زندہ رہا۔ پھر جب میں بیرون ملک سے یہاں گھر واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی جان لینے والے تم تھے، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ شیدے نے جیسے صفائی پیش کی، میں لیٹ ہو رہا تھا اور مجھے وقت پر بس اسٹینڈ پہنچنا تھا اس روز۔ یہ کہتے کہتے شیدہ جیسے اپنے آپ ہی رک گیا اور اس نے اپنا چہرہ مسافر کی چھپتی ہوئی پرسرار اور خوفناک نظروں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے دوسری طرف کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی نظروں کے سامنے 10 سال پہلے کا وہ منظر پوری تفصیل کے ساتھ ابھر آیا، جس کے متعلق اس نے وقوعہ کے روز کے بعد دوبارہ کبھی سوچتے اور یاد کرنے کی زحمت ہی نہ کی تھی، اور وہ بھاگ کر کراچی چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اس واقعے کو بالکل ہی بھلا دیا تھا۔ تو یہ تم تھے جو اسے اور مجھے دونوں کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، مگر اندر سے ختم ہو جانے کے باوجود میں اس کی خاطر جیتا رہا اور تمہارا سراغ لگاتا رہا کہ کب تم میرے سامنے آتے ہو۔ آخر آج رات قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور میں تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیدے کے تخیل کے پردے پر اب بھی حادثے کا منظر گھوم رہا تھا اور اس کے کانوں میں ہلاک ہونے والی خاتون کی دل خراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر جو نہ جانے کوئی پاگل انسان تھا یا کوئی آسیبی روح، مگر وہ اسے بغیر اپنی زبان سے کہے اس حادثے کی ایک ایک تفصیل پوری جزیات کے ساتھ یاد دلائے جا رہا تھا۔ قبرستان اب کتنی دور رہ گیا ہے؟ 1 میل، شیدے نے اپنی سختی سے بیچے ہوئے دانتوں کے درمیان کہا۔ ٹھیک ہے، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے وہاں۔
वैगन तेजी से आगे बढ़ते हुए और सड़क का ढालवानी रास्ता तेजी से तय करते हुए ऊंचाई वाले रास्ते पर चढ़ी। इस ऊंचाई के अख्ताम के करीब पहुंचते हुए शीदे को आसमान पर एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो जान गया कि वो जल्द ही खुली जगह में निकल आएंगे जहां से कब्रिस्तान साफ दिखाई देने लगेगा। जल्दी करो, अब कितनी दूर रह गया है? सिर्फ 1/4 मील। ये कहते हुए शीदे की आंखें सामने देखते हुए जैसे हलकों से बाहर निकलने को हो गई और इसके सर के सारे बाल खड़े हो गए। इसकी आंखों में हादसे में हलाक होने वाली खातून का खून आलूद लिबास फिर रहा था और इसके कानों में इस खातून की दिल खराश चीखें गूंज रही थीं। काश मैं यहाँ कहीं रुके बगैर इस जगह के पास से गुजर जाऊं, शीदे ने जी ही जी में कहा। फिर मुझे कोई खतरा नहीं होगा। अब कब्रिस्तान के इर्द गिर्द बना हुआ लोहे का जंगलात दिखाई देने लगा था। इस जंगले की सलाखों के दरमियान से नजर आते हुए कब्रों के तावीज़ और कुतबे पुरसरार बुतों की तरह नजर आ रहे थे। जरा आगे सड़क पर वो मोड़ था जिसके करीब कब्रिस्तान का बड़ा दरवाजा था। इस दरवाजे के बुलंद सतून अब नजर आने लगे थे और शीदा सोच रहा था कि अगर वो मोड़ काटते हुए अपनी वैगन को सड़क पर ही रुकने में कामयाब रहा तो फिर इसे शहर की रोशनियां नजर आने लगेंगी और वो हर खतरे से महफूज हो जाएगा। तेज रफ्तारी के बाज वैगन सड़क की और ऊंची नीची जगहों पर उछली तो शीदा एक अनजाने से खौफ की तहत आंखें झपकने लगा। मगर फिर इसे कब्रिस्तान का बड़ा दरवाजा दिखाई दिया तो इसने अपनी वैगन को सड़क पर ही रुकने की भरपूर कोशिश की। लेकिन ये क्या, इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कब्रिस्तान के बड़े दरवाजे की तारीक महराब इसकी गाड़ी को एक ताकतवर मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच रही है। शीदे ने बज़ाहिर स्टीयरिंग को बड़ी मजबूती से ताम रखा था, मगर इसकी सारी कोशिश के बावजूद स्टीयरिंग मुड़ गया। वैगन बेकाबू होकर पहले अपने एक पहलू पर होकर रुकी और फिर एक धचके के साथ उछलते हुए कब्रिस्तान में जा गिरी, जहां मुर्दों के कतार दर कतार तावीज़ और कुतबे इसके इस्तकबाल के लिए चश्म बरा थे। वैगन उछलकर कब्रिस्तान में गिरी तो सीधी बड़े दरवाजे के एक सतून से जा टकराई। वैगन और सतून के इस तसादुम से जो खौफनाक धमाका हुआ, इसकी आवाज़ शायद आसमानों तक भी सुनी गई होगी, लेकिन तसादुम की इस आवाज़ से बिल्कुल अलग बल्कि नुमाया और वो वहशियाना कहका था जो इस लम्हे फिजा में गूंज उठा था। इस वहशियाना कहके से फतहमंदी का एहसास साफ जाहिर था और ये कहका तो फ्रंट सीट वाले पागल मुसाफिर ने लगाया था या शायद कब्रों में लेटे हुए उन मुर्दों की तरफ से था जो ना जाने कब से इस खातून को हलाक करने वाले ड्राइवर रशीद खान की इस कब्रिस्तान में आमद का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए, मेरी सच बयानी फैमिली का आप हिस्सा बन जाए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।